नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एमएच खान। साउंड चेक, एमएच खान। और आज हम लोग बात करने आए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के बीच। एनडीए की सरकार बनी, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास एनडीए सरकार की चाबी थी और कहीं न कहीं दोनों लोगों ने समर्थन दिया और समर्थन के बाद ये सरकार बनी। खबरें ये भी आ रही थी कि लगातार जो है चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं, मंत्रालय को लेकर खिंचातानी होगी, मंत्रालय के बंटवारे में कहीं न कहीं बिखराव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शांतिपूर्वक तरीके से एनडीए की सरकार बन गई। हम नमस्कार मलिक साहब, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, आपकी दुआएं हैं। बिहार की राजनीति के लिए हम जेडीयू से के इमाम साहब को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसी कारणवश अभी तक वो जुड़ नहीं पाए हैं और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी वो जुड़े ताकि वो बता सके कि बिहार को एनडीए की सरकार जो तीसरी बार बनी है उसमें क्या कुछ मिलेगा और एनडीए की जो खास करके जो एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जी हैं, वो नीतीश कुमार जी आखिर जुड़े हैं तो क्या बिहार इस एनडीए तीसरी की सरकार में कितना आगे बढ़ेगा, इस सभी मुद्दे को लेकर के हम बात करें। लेकिन आप बताइए, हमें जब तक वो जुड़े तो आपसे समझना चाहते हैं कि ये बताइए कि एनडीए की सरकार बन गई और बिहार के मुख्यमंत्री ने समर्थन दे दिया, खिंचातानी हो रही थी। हाँ, आप कमेंट करके जुड़िए। खिंचातानी हो रही थी और लगातार ये भी खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में चाबी है, नीतीश कुमार के हाथ में, वो कहीं ना कहीं मंत्रालय को लेकर खिंचातानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या मिलेगा बिहार को? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप मिल जाएगा जो बहुत सालों से इसकी मांग चल रही है? क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस लायक समझा और अपने चैनल से मुझे जोड़कर कुछ कहने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का। दूसरी बात यह है कि बिहार को जितना बड़ा दर्जा मिल चुका है, हमको नहीं लगता इससे बड़े दर्जा की जरूरत है। नीतीश कुमार जी जिस तरह का कार्य करके बिहार की जनता को, आवाम को शर्मसार किया है, इससे बेहतर तोहफा तो हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा तोहफा मोदी जी बिहार को दे सकते हैं या बिहार को दिलवाया जा सकता है। क्या शर्मसार कर दिए हैं? शर्मसार क्या कर दिए हैं? आप एक बात बताए, जिस लाइव को पूरी दुनिया देख रहा है उस लाइव में जाकर के और मोदी जी का वो पांव पकड़ रहे हैं। बिहार के वो मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार नहीं है। मैं नीतीश कुमार नहीं हूं, मुझे आपने अभी जोड़ा है, अब्दुल मालिक कह के नहीं जोड़ा आपने। जोड़ रहे हैं जी। आपने मुझे दरभंगा जिला के युवा अध्यक्ष समझ के जोड़ा, आपने मेरे पद को जोड़ा है। इसी तरीके से नीतीश कुमार हमारे बिहार के प्रथम नागरिक हैं, ये उनको समझना चाहिए। स्टेट का प्रथम नागरिक मुख्यमंत्री होता है और आपने बिहार को जो शर्मसार किया है, बिहार ने कौन सी ऐसी गलती की जिस गलती की माफी मांगे हैं वहां? सबसे पहले आप उसकी वजाहत कीजिए कि आखिरकार बिहारियों ने या बिहार के लोगों ने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिस गलती का माफी आपने पूरी दुनिया के लाइव के सामने जाकर के पीएम से आपने पांव पकड़ के माफी मांगी। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के नेता भी जुड़ बस उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं, वो जुड़ ही जाएंगे कुछ ही क्षण में। उनको जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं, किसी कारणवश उनकी कमेंट आ रही है लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं जी। इमाम साहब दोबारा कमेंट करें। आप, आपकी कमेंट नहीं दिख रही है, थोड़ा फ्रेश से कमेंट करें। जी बताइए मालिक साहब, कंटिन्यू। जी जी। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहुंच हुआ प्रधानमंत्री का, इस पे आप लोग बोल रहे हैं कि पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। आखिर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ना, वो प्रधानमंत्री उनसे सीनियर है, 2 साल हो 3 साल हो, तो ये संस्कार है वहां का, जेडीयू के नेताओं का ये कहना है। देखिए, मैं बताता हूं आपको, सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग हैं
नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी। आप एक बात बताइए कि उस धर्म के अंदर अपने से बड़ों का आदर सम्मान किया जाता है, पांव छू के प्रणाम भी किया जाता है, खास करके हम जिस धरती पर रहते हैं, मिथिला की धरती पर, तो यहाँ लोग पांव छू के भी प्रणाम करते हैं। लेकिन किसको करते हैं? अपने से बड़ों को करते हैं। लेकिन आप बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, आप बिहार का नेतृत्व करते हुए वहां गए हैं, या आप व्यक्ति विशेष? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप ये बताएं कि किसी का बेटा, किसी का बाप काश्तकार हो और उसका बेटा डीएम बन जाए, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर उसका फादर उस डीएम साहब के कार्यालय पहुंचेंगे तो क्या वो अपनी कुर्सी से उठ के, अपनी सबसे बड़ी कुर्सियां डीएम की होती है, क्या डीएम साहब अपनी कुर्सी से उठ के अपने बाबूजी को उस कुर्सी पर बैठा सकते हैं? क्या ये प्रोटोकॉल है? नहीं, ये तो प्रोटोकॉल नहीं। पिताजी हैं, आपका आदर सम्मान जो हमारी सभ्यता है या जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म के अनुकूल जो आदर सम्मान करना है वो एक अलग चीज है, लेकिन कानून और सिस्टम एक अलग चीज है। सही बात। सिस्टम में आप कोई काम कर रहे हैं, मैं घर में जा रहा हूं, वही डीएम साहब अपने घर जाएं तो बाबूजी का पांव छू के प्रणाम कर सकते हैं, बाबूजी के बराबर जगह पर बैठ नहीं सकते हैं, बाबूजी से नीचे कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन वही पिताजी अगर डीएम साहब के ऑफिस में जाएंगे तो एज ए डीएम उनको मिलना पड़ेगा, न कि एक पिताजी बेटा की तरह मिलेंगे, कुर्सी दे देंगे। दे सकते हैं क्या डीएम साहब? साहब अपने कुर्सी पर अपने पिताजी को, किसान को बैठा देंगे? एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट। मैं इमामुल हक इमाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो कॉल में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजें। वीडियो कॉल में जुड़ने के लिए फेसबुक से ही एक ऑप्शन आएगा जो लाइव में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए आप, तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे आपको। जी मलिक साहब, तो आपको क्या लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये गलती हो गई या भूल हो गई? बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। बिहार के अवाम के सामने उन्हें माफी मांगनी चाहिए और बिहार के अवाम को ये कहना चाहिए कि जो गलती मैंने की इस ऐसी गलती दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो बिहार के प्रथम नागरिक है, न कि नीतीश कुमार है। रहा सवाल एज अबाउट के मुताबिक भी ऐसी उम्र इनकी या उनकी, ऐसे उम्र में फर्क नहीं है कि उनका पांव छू के प्रणाम किया जाए। लगभग हम उम्र हैं दोनों, बहुत उम्र का डिफरेंस भी नहीं है। अब कैसे बिहार के लोगों को आप शर्मसार कर दिए? बिहार के लोगों को ये जो बिहार के मुखिया हैं, जो बिहार के प्रथम नागरिक हैं, ये प्रथम नागरिक पूरी दुनिया जिसको लाइव देख रहा है वहां जाके आप किसी का पांव, ये प्रोटोकॉल में है क्या? एक मुख्यमंत्री और पीएम के बीच का जो प्रोटोकॉल है, अगर वो प्रोटोकॉल बताता है कि पांव पकड़ना चाहिए तो आप बता दीजिए। आप मीडिया बंधु, आप हमसे बेहतर जानते हैं, बता दीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो सकता अब्दुल मालिक साहब कि मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि जो उनको चाहिए, जो बिहार को चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, या फिर और भी जो बिहार के लिए आवश्यक चीज हो, उनको लगा होगा कि कहीं पांव छूने से या उनके सामने झुक जाने से बिहार वासियों को मिल जाए कुछ, तो क्या वो मिला? अगर ऐसी उनकी उम्मीदें रही होंगी तो देखिए, मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा गार्जियन, मेरे बड़े किसी का पांव छुए। जो हमारे मांगने का जो तरीका है, कानूनी तरीका है, उस तरीके से हम अपनी मांग को रखेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो पांव पकड़े उनका, कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि वो पांव पकड़े। एक दूसरी बात यह है कि पांव पकड़ने की बात है तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी पांव पकड़ चुके हैं, उसके बाद क्या मिला? नहीं मिला। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी वो पांव पकड़े थे तो क्या मिला, ये बताइए आप। कल कुछ मिला था क्या कि आगे इसकी उम्मीद हमने रखा? कल कुछ मिला था क्या कि आगे की उम्मीद रखेंगे हम? कल भी तो पांव पकड़े थे, आज से कबल भी तो वो पांव पकड़े हैं। आपने देखा होगा, वो भी लाइव चल रहा था, वीडियो चल रहा था, बताते उनका पांव इन्होंने पकड़ा था। अरे अभी तो पांव घुटने से नीचे नहीं जाने दिए, क्योंकि मोदी जी उतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत कल थे। आज तो घुटना के नीचे जाने से पहले ही पकड़ लिए थे, लेकिन
इससे पहले जो पांव पकड़े थे तो घुटना के नीचे पांव तक जाने दिए थे, उसके बाद उनको ज्वाइन उठाए करने थे। का होगा। ये बताइए आपको याद हमको होगा। कि जी जी, ये बताइए राशिद इकबाल साहब, ये बताइए हमको, एक चीज समझाइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो ललन सिंह है, रामनाथ ठाकुर है, इनको जो मंत्रालय मिला है, उस मंत्रालय से क्या बिहार का भला हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जितने भी मंत्रालय का बंटवारा किया गया है, खास करके घटक दलों को जो दिया गया है, आप ये बताएं कि उसमें बिहार के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, बिहार के आम जन को उससे लाभ पहुंचने वाला, खास करके गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो पिछड़ापन बिहार के दूर करने की बात की जाती है। विशेष राज्य का दर्जा क्या है? विशेष राज्य का दर्जा का मतलब यह है कि मैं बहुत पीछे हूं, मुझे सिस्टम में लाया जाए। देश का, इंडिया का जो सिस्टम है और स्टेट जिस तुलना में है, उस तुलना में हमको भी लाया जाए, मैं बहुत पीछे हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि जिस तरह का मंत्रालय दिया गया है, इसको तो हम कहेंगे आम जुबान में लॉलीपॉप के अलावा ये कुछ भी नहीं है। सारे सिस्टम, सारे मामलात, सारे चीजों को रख करके कल तक कहते थे नीतीश कुमार जी या के बहुत कमजोर सरकार बनेगी। हमको तो नहीं लगता है कि सरकार के मिजाज में, सरकार के कार्यकलाप में कोई चेंजिंग देखने को मिला है। जो तानाशाही राजनीति थी, उन्होंने मंत्रालय का गठन करके उसको साबित कर दिया है कि मैं जो था वो हूं और आगे भी रहूंगा। तो अब सतर्क को रहना है। अच्छा, सतर्क इनको रहना है। ललन सिंह के बारे में इनको रहना है। एक बात बताइए, जिनके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद था, उस दरवाजा को उन्होंने खोल दिया है इसी मजबूरी के तहत। और जब तक मजबूरी है तब तक दरवाजा खुला हुआ है। जिस दिन मजबूरी खत्म होगी ना, उस दिन ऐसा इलाज करेंगे जैसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा वक्त का इंतजार कर लें, सब कुछ पता चल जाएगा। ये बताइए कि ललन सिंह एक बड़े शख्सियत वाले नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष का भी कमान संभाल चुके हैं और बड़ी शख्सियत है, बहुत ही महीन व्यक्ति है। नीतीश कुमार भी बहुत महीन व्यक्ति हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी, समझाइए, तो ये लगता है कि नीतीश कुमार जी को सही से उनको आंका गया, जैसे उनकी सीट थी, संख्या थी, सही मंत्रालय मिला, या फिर नीतीश कुमार ने पांव छुआ? और नीतीश कुमार के बारे में नीतीश कुमार जी यूं ही कुछ नहीं करते हैं। जब भी कुछ खामोश होते हैं तो उसके पीछे कारण है, अधिक बोलते हैं तो भी कारण है। तो नीतीश कुमार जी यदि पांव छूने का प्रयास की छू लिए, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर उनकी जो मंशा थी वो पूरा नहीं होती है, नीतीश कुमार जी कभी भी अपना साइड बदल सकते हैं? देखिए, बदल सकते नहीं है, बदल लेना चाहिए उनको। जितनी बड़ी बेइज्जती इनकी की गई, इन्होंने जिस कारण भी पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार करके भी उन्होंने पांव पकड़ लिया, क्या किया उसके पीछे नहीं। लेकिन हम लोग आरजेडी से आते हैं। जहां तक आपने ललन सिंह के बारे में कुछ पूछा था, बिहार के नहीं देश के कद्दावर नेता हैं। और आपने हाउस में इससे पहले जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, इंडिया गठबंधन की, उसमें सदस्य के रूप में वो थे, वो सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में थे। और उनके कार्यशैली, उनको बोलने का अंदाज, उनको टीका टिप्पणी करने का अंदाज, उनको हाउस में जवाब देने का, स्पीकर को जवाब देने का अंदाज आपने देखा होगा। इतने बड़े कद्दावर नेता को ये लॉलीपॉप थमा करके, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको तो एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। जो चीज उन्हें मिला है उस लायक वो नहीं है। जो चीज उन्हें मिला है उस लायक वो नहीं है। आज नीतीश कुमार जी जिस तरह का बयान, आपने कहा बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने से हम लोग आप ही के जैसे मीडिया बंधु दिखा रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही थी, नेशनल मीडिया दिखा रही थी कि रेल मंत्रालय और फला 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 मिलने वाला है। रेल और वित्त मंत्रालय की बात चल रही है। वित्त मंत्रालय उनको मिल सकता है, रेल मिनिस्ट्री उनको मिल सकता है,
हाँ, हाँ। एक तो प्रश्न चिन्ह था, एक पे था कि नहीं वो तो मान के चलिए कि एक नहीं मिल सकता है, लेकिन रेलवे तो लगभग कंफर्म समझा जा रहा था। लेकिन हमको देखिए, कुछ मिलना ना मिलना एक अलग चीज है, सही बात। लेकिन जितना गिर के राजनीति में वो वहां है, अब उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, ये तो नीतीश जी का मन जानता होगा, वो जानते होंगे। कम से कम आवाम तो नहीं जान रही है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ये सब बेवफा नहीं होते। हमको लगता है कि कोई खास मजबूरी इनके अंदर है इंटरनल, जिस मजबूरी के कारण वो पांव पकड़ने के बाद भी जिस तरह की इज्जत मिल रही है, वो इज्जत पाके भी वहां पर वो हैं, अब तक खामोश है। लगता है कि कहीं कुछ मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है भगवान जाने, नहीं तो कम से कम हम तो इस मजबूरी का फायदा इंडिया गठबंधन के लोग नहीं उठा रहे हैं। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है कि हमको विपक्ष में ही रहना है, विपक्ष में ही राजनीति करना है? देखिए एक बात बता रहे हैं, आप नीतीश जी की मानसिकता को जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कितनी बार वो पाला बदलते हैं और क्या क्या बोलते हैं। मर जाना कबूल है, वहां जाना कबूल नहीं है। दूसरा बोलता है कि सब दिनों के लिए दरवाजा बंद हो गया, कभी खुल नहीं सकता है। दरवाजा भी खुल जाता है, दरवाजा के अंदर ये इन भी कर जाते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। एक छोटा आदमी है, ये बताइए उसमें कैसे करें जी। हर इंसान का एक बेस होता है, जिंदगी जीने का एक मामला होता है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप जितने भी गरीब हो, अमीर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता होगा पैसा मेरे पास कम हो या जायद हो, लेकिन जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में हम रह रहे हैं, वहां मेरा वकार हो, इज्जत हो। ये आपकी पहली प्राथमिकता सोच होगी। एक अच्छे इंसान की ये सोच होती है। लेकिन जिस आदमी की अपने घर में अपने बाल बच्चे उनकी इज्जत ना करें, पड़ोस वाले इज्जत ना करें, मोहल्ले के लोग इज्जत ना करें, तो वैसा बड़प्पन, वैसा पैसा, वैसी दौलत रह के क्या फायदा। लोग आम जुबान है, लोग सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जिस आदमी को इस तरीके से बेइज्जत किया गया, ये क्या है। आज आपको किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा था, आपको बताया जा रहा था ये चाबी लेकर के, इनके पास चाबी है देश की। जब इतनी बड़ी मजबूरी उनके साथ थी, आपके बगैर वो नहीं चल सकते हैं, तब आप अपने मुनासबत से, अपने मुतालिक, अपने हिसाब से उनको नहीं ढाल सके, तो आगे आपसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। आज आप कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, कोई उम्मीद। आप बताइए क्या उम्मीद रखा जा सकता। आज आपके बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। आप इतने बड़े पावरफुल बनकर के सामने उभरे, और आपके बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। लेकिन हम बताइए कि इतना पावर रखने के बाद भी हम पांव पकड़ते हैं। पांव पकड़ने के पीछे आपने कहा कि कुछ कारण, जब भी वो कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। उसके पीछे जरूर कुछ नीतीश कुमार तो महीन व्यक्ति है, तो उनका जो कॉज था वो क्या है। पांव पकड़ने का मतलब पूरे बिहारियों को शर्मसार करने का था, या उसके पीछे राज था। मैं जिस दिन पहली बैठक होगी, उसी पहले बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए ऐलान करवा दूंगा, विशेष पैकेज दिलवा दूंगा, जो मंत्रालय हमारे मन के मुआफिक है वो ले लूंगा। क्या कुछ तो दिखाइए, क्या मिला, आपने क्या लिया। कम से कम हमें इस बात का दुख है, उनको पांव पकड़े, हमें शर्मसार किया। जब मेरा मुखिया, मेरे परिवार का मुखिया ही, मेरा बाप ही अगर पांव पकड़ लिया किसी का, तो बेटा परिवार का क्या अहमियत रह गया। बिहार का प्रथम नागरिक है वो, और बिहार का प्रथम नागरिक अगर किसी का पांव पकड़ा तो पूरे बिहार ने उसका पांव पकड़ लिया। लेकिन पांव पकड़ने के बाद भी रिजल्ट 0 आया। क्या नहीं, अच्छा एक चीज और सुनाई है कि आप लोग तो विपक्ष में हैं, और विपक्ष की भूमिका होता है कि कोई भी कार्य हो तो उसको शक की नजर से देखना और उस पर अंगुली उठाना। लेकिन एक चीज ये बताइए कि बिहार में ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी बनते बनते 4 सीट लेकर के रुक गई। आखिर बिहार में कहां चूक हुआ। दरभंगा में भी आपके जो प्रत्याशी थे ललित कुमार यादव, उनकी बड़ी बुरी हार हो गई,
ये तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी बुरी हार कैसे हो गई? कौन जिम्मेवार, आखिर कौन है इतनी बड़ी बुरी हार का? देखिए, एक बात आपको बताएंगे, आप भी दरभंगा से जुड़े हुए लोग हैं और हमको लगता है कि दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा है और मैंने पूरे चुनाव पीरियड में आपको देखा है कि आपने इतनी मेहनत की थी। मेरी मेहनत छोड़ दीजिए, मैं तो पार्टी का लोग हूं, पार्टी का आदमी हूं, मुझे करना ही था, लेकिन मैंने आपको जहां गया वहां पाया। मैंने देखा कि आपने 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हमको लगता है डोर टू डोर कोई गांव, कोई टोला टप्पी, कोई पंचायत आपसे नहीं छूटा होगा जहां आपने व्यक्तिगत सर्वे किया। क्या उस सर्वे के अनुकूल जो रिजल्ट सामने आया है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का रिजल्ट आपको लगा था? एकदम सामने बात थी कि नेट टू नेट। जी देखिए, हम लोगों को भी उम्मीद थी कि इस बार जो चुनाव है वो बहुत बड़ी कॉन्टेस्ट है, दोनों प्रत्याशी के बीच आमने सामने की टक्कर। राइट, लेकिन जी ये तो पूरा उम्मीद के विपरीत आ गया। हम लोग भी, जैसा कि मेरा खुद का आकलन था कि जो भी प्रत्याशी जीतेंगे 5-10 हजार के मार्जिन से जीतेंगे या 50,000 जाएगा, लाख में नहीं जाएगा। लेकिन लाख कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। उसकी देखिए, उसकी वाहिद वजह है, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय माननीय श्री ललित कुमार यादव जी जब काउंटिंग हॉल से बाहर निकल रहे थे तो आप मीडिया बंधु ने उनका बैठ लिया था, उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी और जो कुछ बयान दिया था शायद आपके चैनल में आज भी वो रिकॉर्ड है, आपने दिखाया भी है। एक बात बताइए, कपिल सिब्बल नेशनल लेवल के माने जाने एडवोकेट है और कानूनदान है, कानून को जानते हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से और कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश भर के इंडिया गठबंधन के लोगों को ईवीएम के अंदर कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है उसको वजाहत कराया गया था कि अगर ऐसा होगा तो इसका कारण ये समझिए, ऐसा होगा तो इसका कारण ये समझिए। इस तरीके से उन्होंने कुछ 29 चीजें बताया था कि यहां यहां आपको सतर्क रहना है। सारी चीजों में एक चीज उन्होंने बताया था जो हमने भी देखा था और शायद आप भी लाइव देखे होंगे उनका। उन्होंने एक चीज बताया था, एक बात बताया कि आज हम मोबाइल से आपसे जुड़े हुए हैं। मैं सुबह निकला हूं तो मेरा मोबाइल 100% चार्ज था। सुबह से अभी 5 घंटा मैंने सर्विस दिया, तो क्या उसका चार्ज कमेगा या नहीं कमेगा, या 100 पे होगा? जितना करेंगे उतना ही मिलेगा आपको। मैं ये बता रहा हूं कि 100% मोबाइल चार्ज करके मैं निकला, आप निकले, आप लाइव जुड़े हुए हैं, तो बैटरी बैकअप धीरे धीरे कम हो रहा है ना, या 100 पे रहेगा? अगर 2 घंटे यूज करने के बाद भी 100 पे रहेगा? नहीं कमेगा, वो कमेगा। कपिल सिब्बल ने यह बताया था कि जब ऑन किया जाएगा ईवीएम को तो उसका बैटरी बैकअप दिखाया जाएगा। हाँ बिल्कुल। वो बैटरी बैकअप मैक्सिमम 50% के अंदर होना चाहिए, 50% के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू ऑन गोइंग था, कंटिन्यू चल रहा था और फिर उसको बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद जब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसको खोला जाएगा तो जितना देर वो 11 घंटा या 10 घंटा या 8 घंटा चला है उसमें जितना बैटरी डाउन होगा वो दिखाया जाएगा। बिल्कुल। और उन्होंने बताया था कि अगर 50% तक बैटरी बैकअप दिखता है तो ये मान के चलना है कि ईवीएम बिल्कुल सही अपनी जगह सुरक्षित है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन आपको शायद याद होगा, आपने देखा होगा, आप काउंटिंग हॉल में थे। जी काउंटिंग में थे। काउंटिंग हॉल में आप थे। आप ये बताएं कि काउंटिंग हॉल में आप थे तो आपने लगभग 6 विधानसभा के अंदर बैटरी बैकअप को लेकर के हल्ला चिल्ला आपने सुना होगा कि उसका बैटरी बैकअप 90, 92, 95 ये दिखा रहा है।
आप बताएं कि क्या आप जब 10 घंटा सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी 11 घंटा 10 घंटा बैटरी चलने के बाद क्या 5% डाउन होगा या 3% डाउन होगा या 4% डाउन होगा? 50% से एबव जो ईवीएम थे, उस ईवीएम का बैटरी बैकअप 90 से प्लस था, जिसको आपने अपने आंखों से देखा, और बस वही कुछ ना कुछ मामला छुपा हुआ है, जो एक रजिस्ट्रेशन की मिली भगत से कुछ करामात किया गया। नहीं तो ना तो आपको लग रहा था, ना मुझे लग रहा था, ना आम आवाम को लग रहा था, जिसने वोट दिया था उसको भी नहीं लग रहा था, और जिसने वोट लिया, आपने गोपाल जी ठाकुर जी के जिला अध्यक्ष, भाजपा के कई बड़े नेता का भी आपने फीडबैक लिया था, और उन्होंने फीडबैक ये दिया था, इलेक्शन याद होगा आपको शायद, इलेक्शन के 2 दिन पहले तक वो कहते थे 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन के 24 घंटे के बाद का जो आपने फीडबैक लिया था, वोटिंग के बाद का जो फीडबैक था, वो उन्होंने कहा था कि मैं उतने मार्जिन से तो नहीं, लेकिन चुनाव जीतूंगा। बिल्कुल सही बात। वोट से हो, जितना ही वोट से हो, चुनाव में 10, 20 हजार, 50 हजार जिससे जीतूं, लेकिन चुनाव जीतूंगा। आप ये बताएं, वोटर को जिस वोट का कल्पना नहीं, कैंडिडेट को उस वोट का गिनती नहीं कर रहा, कल्पना नहीं कर रहा कितना वोट हमको आ सकता है, तो न वोटर ने दिया, न कैंडिडेट काउंट कर रहा कि हमको इतना वोट से जीत रहे हैं, तो आखिरकार ये वोट आ कहां से गया? ये वोट आ कहां से गया? ये तो आप बताएंगे ना, कहां से आ गया ये वोट? यही तो मलिक साहब, यही तो एक सवाल है कि जिस तरह का आकलन पत्रकारों ने किया, जिस तरह का आकलन पार्टी के नेताओं ने किया, उस आकलन से बिल्कुल बहुत ही अत्यधिक परे होकर के रिजल्ट का आना, और यही चीज मधुबनी लोकसभा में भी हुई। जिस तरह से फातमी साहब दावा कर रहे थे, उस तरह से फातमी साहब की भी बुरी हार देखना पड़ा। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप के जो प्रत्याशी थे, मधुबनी हो या दरभंगा हो, वो चुनाव में तो सही उतरे, चुनाव से जब वो सिंबल लेकर के आए तो लहर ठीक था, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन वो मैनेजमेंट के थ्रू उस माहौल को वोटिंग तक संभाल नहीं पाए, धीरे धीरे माहौल खिसकता गया, वोटर्स तितिर बितिर होते रह गए। ऐसा तो नहीं हुआ फिर? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक चूक हुई है, जो मेरा चुनाव के पहले जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साहित थे लोग, उस तरीके से वो उत्साह चुनाव के दिन, वोट के दिन आते आते तक बढ़ते चला गया, कहीं भी स्लो नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे एक्सिट किया है, वो बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस कैंडिडेट को, जिस गांव में, जिस पंचायत के अंदर काला झंडा दिखाया गया, जिस प्रत्याशी को वहां 4 लाइन बोलने नहीं दिया गया, दरभंगा जिला के कई जगहों पर हुआ है। अब उस जगह का आप रिजल्ट निकाल करके देख लीजिए, जो लोग खुलेआम इस तरीके से काला झंडा दिखाएगा, प्रत्याशी को उस गांव में रुकने नहीं देगा, उसकी भावनाओं को नहीं समझेगा, क्या वो 100% वोट वहां डाल देगा? आप उसका बूथ खोल के देखिए, उस गांव का, उस पंचायत का, वहां 90% पोल उनको है। ये वोट कहां से? कहीं से कोई चमत्कार नहीं है, तो वो वोट आया कहां से? आप एक बात बताइए, आपने गोपाल जी ठाकुर जी का भी आपने बैठ लिया था चुनाव के बाद, और उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं 2 लाख वोट से जीतूंगा। तो न जीतने वाले बता रहे हैं कि इतना वोट से जीतेंगे, न हारने वाले बोल रहे हैं कि इतना वोट से हम हारेंगे, और न ही मीडिया बंधु बोल रही है, न आवाम वोट देने वाली बोल रही है। तो आखिरकार ये वोट आया कहां से? एक चूक हुई है, जो चूक शायद यूपी के अंदर अखिलेश ने नहीं की। यूपी के अंदर अखिलेश ने वो चूक नहीं की, बिहार के अंदर कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेताओं से, सिस्टम चलाने वाले से, हम लोगों से एक चूक हुई। क्या चूक हो गई? ये चूक ये हुई है, आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर जहां ईवीएम रखा हुआ था, जैसे अपने यहां बाजार समिति में रखा हुआ था, तो बाजार समिति के अंदर किसी पब्लिक को जाने के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए जाने के लिए अलाउ नहीं था। लेकिन अखिलेश ने यह किया था
कि जहां ईवीएम रखा हुआ था, उस ईवीएम के जो कंपास है, उस कंपास के चारों तरफ रोड के किनारे 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट लंबा लंबा बल्ला में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा करके और उसको कनेक्ट करके अपने पास 24 घंटा तक निगरानी रखा। 3 लेयर्स में निगरानी, 3 लेयर्स में थी, 3 स्तर पे निगरानी थी। जी उसने किया। हम ये चीज नहीं कर पाए। हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे मधुबनी का मामला हो या दरभंगा का। इसके अलावा और जगहों के बारे में तो हम विशेष रूप से नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहां दोनों जगह का जो मामला रहा, ये कैंडिडेट हमारे बहुत ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस में यहां चूक हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस में कि बहुत लंबे अंतराल से हम जीत रहे हैं, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने उस चीज पर कभी गौर नहीं किया, न ध्यान दिया, और जिसकी वजह से ये चूक हमसे हुई है। और इसी चूक का नतीजा जो सामने आपने देखा है, ये तो मतलब कि आप लोग एकदम मन बना लिए थे कि इस बार 3 लाख से पार करने जा रहे हैं ललित यादव। मतलब आत्मविश्वास आप लोगों का इतना बढ़ा हुआ था कि आप लोगों ने मेहनत जो कर रहे थे, और कहां से आपकी वोट टूट रही है इसको आप लोग देखे नहीं है, केवल अति उत्साहित होकर के छोड़ दिए, यही ना कहना है? नहीं, हमने वोट तक पोलिंग बूथ तक जो वर्कर्स को जो काम करना था उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया। लेकिन उसके बाद जब आकलन किया गया, चुनाव होने के बाद हम लोग जब बैठे, जब क्षेत्र का फीडबैक आया, उस फीडबैक में बहुत अच्छे रेंज से हम लोग चुनाव जीत रहे थे। इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए। जबकि किसी प्रशासन पदाधिकारी के माध्यम से ही हमको व्यक्तिगत फोन आया था और हमको कहा गया कि थोड़ा ईवीएम पे निगरानी रखा जाए। मैंने कैंडिडेट मधुबनी में थे, उस टाइम में ललित यादव मधुबनी में कंपेन कर रहे थे फातमी साहब का। मैं वहां जाके उनको इन्फॉर्म किया था कि किसी पदाधिकारी ने हमको ये बात बताई गई है, उस पर निगाह रखी जाए। लेकिन ये बात मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको जाकर के कहा, उसके बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिए, और वो इस चीज में रहे कि नहीं, जो सरकार हमारी है, जो सिस्टम हमारा है, जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरह का कुछ करेगी नहीं। जो कल्पना नहीं की गई थी वो चीज कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, और यही चूक है। अगर हम लोग चुनाव के बाद ईवीएम की निगरानी जिस तरह अखिलेश यादव ने यूपी के अंदर रखा, अगर वही उसी तरह का निगरानी अगर हम लोग यहां रखते, तो शायद जो रिजल्ट हमारे सामने दरभंगा मधुबनी का खास करके आया, ये रिजल्ट नहीं आता, अंतराल ये नहीं होता, किल कंटेस्ट होता। चुनाव का रिजल्ट 2-4 हजार, 10,000 के अंतराल में कहीं फिसल सकता था, आ सकता था, जा सकता था, जिसके बारे में जीतने वाले में कभी तसव्वुर नहीं किया कि इतना वोट से हम जीतेंगे। जीतने वाले को पता नहीं है उतना वोट से जीत गया वो। चमत्कार तो नहीं, लालू जी कहते थे ईवीएम से जिन निकलेगा, जिन तो नहीं निकल गया। इसका मतलब जीतने वाले कोई और है और जिताने वाले कोई और है। जीतने वाले भी कोई और हैं और जिताने वाले भी कोई और हैं। कौन है? मोदी जी हैं क्या? वाले अगर जीतने वाले होते तो इनको पता होता कि मैं 2 लाख वोट से जीतूंगा। ये भी कह रहे हैं 10-20 हजार वोट से हम जीतेंगे, जितना ही वोट से हो हम जीतेंगे। आपने चुनाव के बाद जो आपने फेस देखा, दोनों कैंडिडेट का फेस देखा, दोनों कैंडिडेट के करीबी जिला के पदाधिकारी पार्टी के तमाम लोगों का फेस का अध्ययन आपने किया था, और उसका फेस कंस्ट्रक्शन से आपको पता लगा होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चला होगा कि कहीं ना कहीं कंटेस्ट का मामला है। नहीं, देखिए मलिक साहब, हम लोगों ने ये देखा, हम लोगों की जो आकलन थी, हम लोग बता दें आपको, क्योंकि आप इस पे भी ध्यान दें कि हम लोगों के हिसाब से जो सिंबल लेकर के ललित यादव जब आए थे, उस समय का माहौल और वोटिंग होने का माहौल, दोनों में बहुत गैपिंग हो चुकी थी। हमारा जो आकलन है, कहीं ना कहीं वो माहौल जो सिंबल लेकर के आए थे, वो माहौल लास्ट तक
आप लोग उस नहीं बना पाए। और एक चीज और यकीन करने की बात है, जो अति पिछड़ा SC ST और जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, SC ST SC हो, इन लोगों का वोट बैंक आप लोग अपने तरफ नहीं जुटा पाए। ये एक बड़ा कानून लग रहा है। क्या लालू जी ठीक कहते हो कि पिछड़ा का नेता है, गरीब का नेता, बकरी चराने वाले, भेड़िया चराने वाले कहते रहे हो, उनके मसीहा बनते रहे हो, लेकिन ये वोट आपकी तरफ नहीं आया है। ये खराब चीज है जी, क्या कहते हैं इस पर आप? नहीं, देखिए हमको तो हर जाति का, हर कास्ट का वोट मिला है। बहुत वोट नहीं आया, देखा है जी। देखिए ओवरऑल हम लोगों ने जो चुनाव देखा है, और चुनाव में अब एक बात बताइए, हम ब्राह्मण वोट चाहेंगे कि हमको 70% मिल जाए, जो स्थिति है इस स्थिति में राजद को मिल जाए, ये असंभव बात है। अगर भाजपा वाले चाहे कि 70% माइनॉरिटी का वोट हम ले लेंगे, ये असंभव है। लेकिन जिस कास्ट का जितना वोट मुझे आना चाहिए, वो नहीं आया आपको, लीड होगी, जीत होगी, वो मुझे मिला है। अरे आपका MY समीकरण की बात कर रहे हैं ना? जी नहीं, MY की बात कर रहे हैं। तो SC ST का वोट कहां पड़ा आपको? आप हमको बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमें वोट नहीं मिला? नहीं, ये हमको ये बताइए, SC ST और OBC जो मास वोटर है, अधिक संख्या में वोट देने वाले लोग हैं, अब वो लोग घर पे ही रहते हैं, कामकाज करते हैं, उन लोगों का वोट आपको कितना प्रतिशत पड़ा है, ये बताइए। एक बात बताइए आप, वो लोग गांव घर में रहने वाले लोग हैं, हाँ। बाकी लोग नहीं है। नहीं, वोट परसेंटेज आपने देखा है, जो भी लोग परसेंटेज आपने देखा है, अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, भूमियार हो गया, इन लोगों के मतदान केंद्र पे भी वोट कम गिरा है। ये लोग अधिकतर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, और जो हमारे SC ST भाई हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आपकी बात बताने से मुझे एक बात याद आई जी। एक बात बताएं, आज के पहले का, इस लोकसभा चुनाव से पहले का आप इतिहास उल्टा के देखिए। ओवरऑल दरभंगा जिला का संसदीय क्षेत्र की बात मैं बता रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं। आप ब्राह्मण बाहुल, यानी ब्राह्मण का जो बूथ है, आपको एक बूथ बता दें जिस बूथ पर इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ है और उस चुनाव में 50% या उससे कम वोट कास्ट हुआ हो, इससे पहले 50% या 50% से कम वोट कास्ट हुआ हो, आप ऐसा 10 बूथ हमको दिखा दीजिए। इससे पहले पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में नहीं होगा। जहां भी वोट गिरा, 70 से लेके 80% वोट लोग हैं या नहीं हैं, 70 से 80% पोल ब्राह्मण बाहुल बूथ पर गिरा, वोट पोल हुआ। लेकिन दरभंगा जिला के इतिहास में इस 20 साल की अवधि में अफसोस इसी बात का है सर, थोड़ा गौर से आप मेरी बात पर ध्यान देंगे। अफसोस इसी बात का है, दरभंगा जिला के अंदर आप लगातार, मैं 20 साल की बात करूंगा, 4 चुनाव की बात करूंगा, खास करके ब्राह्मण वोट का, जो दरभंगा जिला के अंदर ब्राह्मण वोट है 3,20,000 के आसपास है। दूसरा सेकंड सबसे ज्यादा वोट उनका है, माइनॉरिटी के बाद उन्हीं का वोट है। बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं कि ये 20 साल की अवधि में पहली बार इस लोकसभा चुनाव में 38 से 40% के अंदर ब्राह्मण वोट कास्ट हुआ। उसका कारण ये रहा, पूरे दरभंगा जिला में कोई एक बूथ ऐसा नहीं था जिस बूथ पर राष्ट्रीय जनता दल का, इंडिया गठबंधन का पोलिंग एजेंट नहीं था और कंटेस्ट में वोट नहीं गया हो, वहां फेयर पोल नहीं हुआ हो। आप बताइए, इससे पहले कभी 50% बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं हुआ करता था, बूथ छाप लिया करता था, 10 आदमी लाइन पे खड़े हुए, एक आदमी जाके बटन टीपा करते थे, ऐसा नहीं हुआ। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस दफा ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि बूथ छाप करके उन्होंने पूरे जीत गए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां 70-75% ब्राह्मण पोल कास्ट होता था, वहां 38 से 40% ब्राह्मण पोल कास्ट हुआ, फेयर पोल हुआ। वहां हर बूथ पे मुझे भी वोट है,
10%, 2% ही सही वोट मुझे भी है, उसके बावजूद इतना अंतराल से मैं कैसे हार गया? उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल वोट तो बैंक क्या है? कैसे हार गए? ये मैं अरे हार कैसे गए? यही बात तो वो तो कहा था बैटरी मतलब आपको आप नहीं आपको हर साल की तरह इस बार भी वही रोना है, ईवीएम सेटिंग था, ये नहीं कहना है। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा कोई कारण अगर आपको लग रहा तो बताइए। आप मीडिया बंधु हैं, हम तो पार्टी के लोग हैं, मैं अपनी बात करूंगा, लेकिन आप निष्पक्ष काम किया है। और मैंने देखा है दरभंगा जिला का कोई एक पंचायत नहीं छूटा होगा जहां आपके आदमी या आप नहीं प्रवेश किए हैं। वहां के लोगों की, जनता की भावना को आपने नहीं जाना है कि ये किधर रुख है इन लोगों का। आप जहां गए होंगे आपको कंटेस्ट मिला होगा, और मिला, ये तो बात सच है। तो फिर ये बात डिफरेंस कैसे लगा आपको? ऐसा कैसे हो गया आप बताइए ना? इतना डिफरेंस आप ही बताइए। यही बात तो आपसे जानना चाह रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि ईवीएम का बैटरी 90% से ऊपर चार्ज था खुलने के समय, वो कम नहीं हुआ। 50% ईवीएम का 50% ईवीएम का। जबकि मेरी बात जो पदाधिकारी के स्तर से हुई, उनका ये कहना था कि जब कभी भी ईवीएम को ले जाया जाता तो उस ईवीएम को पहले चार्ज किया जाता ताकि वो ईवीएम लॉन्ग लाइफ चलती रहे। तो कोई भी ईवीएम यदि फुल चार्ज होकर के जाएगा तो वो जाने के समय में कुछ बैटरी खत्म करके 90% का रहेगा। ऐसा पदाधिकारियों से तो मैंने बात किया, ऑफ द रिकॉर्ड वो बात है जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप उस पदाधिकारी से ये पूछिए, पदाधिकारी से ये पूछिए कि अगर एक बार ईवीएम के बैटरी को फुल चार्ज कर दिया जाता है, यानी ईवीएम को फुल चार्ज कर दिया जाता है, तो उसका बैटरी बैकअप कितने घंटे तक चल सकता है? धीरे धीरे कम होगा। नहीं, इसका मतलब ये है सर कि 11 घंटा चलने के बाद अगर 5% बैटरी डाउन होता है, इसका मतलब है कि एक बार बैटरी चार्ज करेंगे तो 2-4 महीना चलेगा। एक बार बैटरी चार्ज कर देंगे तो 2-4 महीना चलेगा। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब बैटरी चार्ज किया गया तो क्या 50% ईवीएम का बैटरी चार्ज करके प्रशासन ने भेजा था कि 100% सभी ईवीएम का बैटरी फुल चार्ज करके भेजा गया? तो आखिरकार दूसरे ईवीएम में 35%, 40%, 25%, 20%, 35%, 33% कैसे हो गया? एक में 95% कैसे रह गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये बात जो आप उठा रहे हैं, करके भेजा गया था। आप प्रशासन से पूछिए, सुनिए ना मलिक साहब, ये बात जो आप उठा रहे हैं ठीक है। ये अब आपका जो शक ईवीएम पर है ये कोई नई शक नहीं है। हर बार जब भी चुनाव आते हैं ईवीएम पे शक आप लोग उठाते हैं, ऐसा आरोप बीजेपी के नेताओं का कहना है। लेकिन ये बात बताइए हमको, केवल ईवीएम की बैटरी कहीं फुल चार्ज होना, कहीं 30-35% चार्ज होना, ये लगता है कि सेटिंग ईवीएम में हुई है। इससे कुछ आधार हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी प्रशासन से बात हुई जैसा आपने बताया? मैं आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है, आप ही के सवाल में जवाब छुपा हुआ है। आप हमको ये बताएं कि आपको प्रशासन से बात हुई, प्रशासन ने कहा कि मैं बैटरी को फुल चार्ज करके भेजता हूं, और वो बैटरी इसलिए 95 दिखाया, तो फिर दूसरा बैटरी 33%, 35%, 25% क्यों दिखाया? दरभंगा जिला के अंदर जितना ईवीएम का यूज किया गया उसमें 50% ओवरऑल ईवीएम 90% से ऊपर दिखता है, और 50% जो है 20 से 25%, 30-35% पर है। तो क्या था कि 50% पुराना बैटरी था और 50% नया परचेजिंग करके नया लाके बैटरी लगाया गया था। अब ब्राह्मण बुधपाल जहां 40% वोट गिरा। नहीं, आप जो ऐसी सवाल जो उठा रहे हैं, इस सवाल आपका एक मैं ये बता रहा हूँ सर, मैं अपने बूथ की बात कर रहा हूँ, मैं अपने बूथ की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ। मैं पोलिंग बूथ पे था और मैं अपने सामने भी ईवीएम को ओपन भी किया था और अपने सामने में उसको सील भी किया था। मेरा ईवीएम खुला तो एक ईवीएम 28%, 100% मेरा माइनॉरिटी वोट है। एक ईवीएम का बैटरी बैकअप 28, यानी 28 से 33, 5 बूथ का 5 ईवीएम मेरा
28 से 33% चार्ज दिखाया। हमारे बगल में नेरा ईस्ट नहीं, नेरा वेस्ट के हम है और नेरा ईस्ट ब्राह्मण गांव बाहुल है, और वहां का बैटरी बैकअप दिखा रहा 93%, 95%, 92%। जहां ये क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या है ये। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि केवल बीजेपी का जहां वोट बैंक था, मेरा केवल देखिए, मेरा केवल ये कहना है कि जहां जहां ओबीसी, एससी, अदर्स जो वोट है, जो वोट को अपना कहा जा सकता है, लोगों को मनाया जा सकता है, कोई ऐसा खेला नहीं करना है कि मुसलमान बूथ को पलटी पलटी कर दे कि कलों के माना नहीं जा सके। जहां छिप सके है, सिर्फ ऐसे बूथ का ईवीएम के साथ छेड़छाड़ निश्चित रूप से हुआ है, और नहीं हुआ है तो आप प्रशासन से पूछे कि 90, 95 क्यों, और फिर 33, 27 क्यों। होता तो एक रेशियो में रहता, 10-20 का अंतर रहता तो चलता। अगर ये बताइए, अगर ऐसा हुआ, आपकी बात को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ऐसा हुआ तो दूसरा एक चीज और पूछिएगा प्रशासन, दूसरा एक चीज और प्रशासन से पूछिएगा कि क्या ईवीएम की जो बैटरी एक बार चार्ज का, हम मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं तो 24 घंटा तक या 12-13 घंटा हम लोग का बैकअप देता, फिर चार्ज में लगाना पड़ता। तो उनसे यह पूछिएगा कि क्या ईवीएम का एक बार बैटरी चार्ज कर दिया जाए तो कितने महीने तक ईवीएम चल सकता है। 11 घंटे में अगर वो 5% डाउन होता है तो इसका मतलब है कि 2-4 महीना वो एक बार चार्ज कर देने के बाद चल सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो दूसरा ईवीएम क्यों 27% पर आकर के ब्रेक कर गया, 28%, 29% कैसे डिस्चार्ज हो गया। देखिए, चूक मेरी वही हुई है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सतर्कता दिखाते हुए अंतिम क्षण तक जो वोट था उस वोट की हिफाजत करने में लगा रहा, कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी, हम लोगों से, हमारी पार्टी के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को, खास करके बिहार के अंदर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ये चूक हुई है कि उसकी हिफाजत अंतिम क्षण तक नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये सामने आपको दिख रहा है। तो वही बात तो मैं भी बोल रहा था कि जो शुरुआती दौर में जो रुझान आरजेडी या इंडिया गठबंधन के प्रति वोटर्स का था, समर्थक का था, कार्यकर्ताओं का था, या फिर जो भी लोग वोट डालते उनका था, वो रुझान या उस चीज को समेटने में या फिर सतर्कता बरतने में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं, नेता, समर्थक से चूक हुई, जिसका रिजल्ट है कि इंडिया गठबंधन की बिहार में इतनी बड़ी हार होती है। वही इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनके निकलती है। और दूसरी बात देखिए, आप इस चीज को मत आंकिए, आपके हम लोग का जो आकलन है, मिथिला जो क्षेत्र है, ये इसमें फॉरवर्ड क्लास का वोट मान्य रखता है, लेकिन आरजेडी ने कहीं ना कहीं फॉरवर्ड प्रत्याशी को इस मिथिला के 5-6 क्षेत्र में नहीं उतारा। इस बात का भी फॉरवर्ड कास्ट में आक्रोश कहीं ना कहीं रहा होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप ये भी समझिए कि आप ब्रेक करेंगे, आपको ब्रेक करेंगे। जी बताइए। क्या अली अशरफ फातमी फॉरवर्ड नहीं है? मैं हिंदू समुदाय में जा रहा हूं, हिंदू भाई ब्राह्मण नहीं है, नहीं ब्राह्मण बुनियाद जाति विशेष नहीं, किसी जाति विशेष को आप फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? मैं फॉरवर्ड हूं, अली अशरफ फातमी साहब फॉरवर्ड हैं, हर जाति का ख्याल रख के बांटा गया है। मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मण बहुबल है, मिथिला क्षेत्र, और उसी ब्राह्मण बहुबल में कोई ब्राह्मण को आप लोगों ने नहीं दिया कहीं भी। आपकी ये बात नहीं मानेंगे कि ब्राह्मण बाहुल है, आप मुस्लिम बाहुल क्यों नहीं कह सकते हैं? सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुबल था। तो ठीक है, जीतना हारना, जब तक ये मोदी का ईवीएम रहेगा तो उसके हाथ में करिश्मा ही है, सब कुछ है। किसी जमाने में क्या क्या कहा जाता था, आप सुन रहे हैं? मोदी का ईवीएम कांग्रेस वाला ईवीएम है, ये कांग्रेस से लाई हुई है। चलिए देखिए, मैं ये कहूंगा आपको कि दरभंगा के कम से कम हाथ जोड़ के आपसे ये कहूंगा कि कम से कम आप मीडिया बंधु दरभंगा को ब्राह्मण बाहुल ना कहें, या ये दरभंगा मुस्लिम बाहुल है, मुसलमान की सबसे ज्यादा वोट है, मुसलमान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी आरक्षण हुआ है, जाति जनगणना हुई है, दरभंगा के अंदर 18% सबसे ज्यादा मुसलमान हैं,
वोट से इसको ना के हार जीत से ना ये बताइए हमको, ये बताइए, हम इसको आप दरभंगा आगे से लोकसभा को, बोलिएगा ये मुस्लिम बाहुल है। नहीं सुनिए ना, मैं दरभंगा लोकसभा को आपके हिसाब से मुस्लिम बाहुबल मान लेते हैं, लेकिन जब ये पूछेगा कि मुस्लिम बाहुबल इलाके में बीजेपी जीत जाता है, तब उसको क्या जवाब दीजिएगा? क्या मुस्लिम गद्दार है? ये कहिएगा। आप लालू जी को वोटें देते हैं? मुसलमानों ने, मैं बिहार और दरभंगा की बात नहीं कर रहा, पूरे नेशनल लेवल के अंदर मुसलमानों ने जो अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है, वो किसी भी, मेरा चैलेंज है, किसी भी जाति धर्म के लोगों को इस तरीके से गोलबंद होकर एकत्रित होकर पूरे नेशनल लेवल पर एक होकर के भाजपा के खिलाफ वोट किया है, कि कोई दूसरी पार्टी स्टेट लेवल पर अपने आप को देख करके, वहां जाति समीकरण को देख के, वहां इसको देख के करता है, लेकिन नहीं, मुसलमानों ने जो सबूत दिया है वो किसी भी पार्टी को सोचना पड़ेगा, और उसी सबूत का नतीजा आप इधर सुनिए ना, सामने आ रहा है, सामने आ रहा है, आज सामने आ रहा है कि मुसलमान जो इमाम होंगे उसको भी 10,000 रुपया महीना सैलरी मिलेगा, मुअज्जन को भी 5,000 मिलेगा, नायडू जी के यहाँ, नायडू जी के यहाँ दी जाएगी, नायडू जी के यहाँ, यहाँ नहीं, नायडू जी के यहाँ ना। एक बात सुनिए, एक बात बताते हैं सर, एक बात बताता हूं कि पूरे दरभंगा जिला के अंदर आपने देखा होगा कि जनाजा गाह मेरे गांव में है। सबसे पहला जनाजा गाह मैंने बनाया, और मैंने कलकत्ता के गोबरा कब्रिस्तान में गया था तो देखा कि बारिश भी हो रही है, हम कहा कहाँ जनाजा होगा भैया, तो इंतजाम है चलिए ना। और जब गए तो देखा वहां इंतजाम, मैंने सोचा कि ऐसा हम अपने गांव में बनाएंगे, और जब मैंने अपने गांव में बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के सैकड़ों गांव में वो बन गया। तो किसी एक की शुरुआत होती है। अब जितना लोग मुस्लिम के मुखालफत, मुस्लिम के खिलाफ जिस तरह की साजिश, जिस तरह की राजनीति कर रहे थे देश भर में, आज अल्लाह का निजाम देखिए, शुरुआत उसका कर दिया गया है, शुरुआत उसकी हो गई है। और सुनिए, हर पार्टी को उसके किए हुए कार्यशैली को अपनाना पड़ेगा आने वाले कल में, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। अच्छा, मलिक साहब क्या समझिए, हमको जो जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन के हार का चौथा कारण ये भी है कि इंडिया गठबंधन ने अपने घटक दल के नेता कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, महत्व नहीं दिया। क्या इस बात को आप नहीं मानते हैं? क्या बिहार के अंदर की बात बता रहे हैं? नहीं, दरभंगा में खास करके बात करें, जहां हम बैठे हुए हैं। आप दरभंगा के अंदर आपने 2-3 बड़ा प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में भी आप थे। उसके बाद छोटे बड़े बहुत सारे प्रोग्राम हुए, घटक दल की बैठक भी हुई, और कई मीटिंग हुई, हर प्रखंड के अंदर हुई मीटिंग, प्रखंड स्तर पर हुआ अलग, विधानसभा स्तर पर हुआ अलग। आप बताएं कि किसी भी विधानसभा के अंदर आपने हर जगह गैर कवरेज किया है। आप बताइए कोई एक विधानसभा का नाम बताइए जहां इंडिया गठबंधन की बैठक हुई हो और उस बैठक में सभी घटक दल के नेता मौजूद नहीं थे। देखिए, आप ये सुनिए, देखिए, बैठक होना, नेताओं का मौजूद होना, ये अलग चर्चा, लेकिन नेताओं को चुनाव में एक जरूरत के लिए समर्गी भी चाहिए उसको, लेकिन उसकी खाना पूर्ति नहीं हुई, ये अंदर की बात है, सब कुछ कैमरा पे हो नहीं सकती है। आप भी समझ रहे हैं अच्छी तरह से। देखिए, जिसका जो बेस है उसके मुताबिक ही काम करेगा ना। आरजेडी का जितना वर्कर्स और जमीनी जिस तरह का पकड़, हर गांव से लेकर टोला टपकी तक उनका जिस तरह वर्कर्स है, हर पार्टी का भी चाहिएगा तो मिल जाएगा क्या? हर पार्टी का अगर आप चाहेंगे तो उनका जितना वोट, मतलब बेस वोट है, जितने वर्कर्स हैं, जिस तरह का संगठन है, वही ना आपको दिखेगा। हमारे साथ मजबूरी क्या है? हमारे साथ मजबूरी क्या है कि हमारे अलावा, आरजेडी के अलावा जितने भी घटक दल हैं हमारे, जितने भी हम इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, उसमें 1-2 पार्टी को छोड़ के जमीन पे हर जगह संगठन उनका मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा। बकिया
ऐसा नहीं है, तमाम लोग हमारे साथ थे। मैं आपको बताता हूं, ये पहली बार आपको दिखने को मिला होगा, पूरे दरभंगा जिला का कोई एक बूथ आप दिखा दे जिस बूथ पे लालटेन को वोट नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण का ही 100% बूथ क्यों ना हो। जहां ब्राह्मण का 100% वोट है वहां भी उन्होंने मुझे वोट किया है। जबकि लोग कहते थे, एक कहावत थी कि ब्राह्मण अपना वोट अपनी बेटी जात रहते हुए कुजात को नहीं देती है, ऐसा लोग कहा करते थे। मैं नहीं कहता, ऐसा लोग पुरानी कहावत में कहा करते थे, लेकिन आप ब्राह्मण का बुद्ध उल्टा के देख लीजिए, जहां 100% ब्राह्मण का वोट है वहां भी मुझे वोट मिला है। एक ही बताइए, मुकेश सहनी के आने से कुछ फायदा हुआ? देखिए, मुकेश सहनी के आने से फायदा मिला। मुकेश सहनी के लोग भी हमें वोट किए हैं, लेकिन मुकेश सहनी का प्रभाव पूरी आम आवाम, उनकी जो अपनी जाति आवाम है, उस पर बहुत हद तक दिखने को नहीं मिला। क्योंकि मुकेश सहनी के जो, देखिए, आरजेडी का कोई ऐसा जात नहीं है जिसमें वोट नहीं है और जिसमें नेता नहीं है। प्रखंड से लेके प्रदेश तक में हर जाति के लोग हमारे पार्टी के अंदर है। उसमें सहनी जाति भी हमारे आरजेडी के लोग हैं, वो भी मेरी पार्टी में पहले से। लेकिन असर नहीं है, सहनी नेता का असर नहीं है यहाँ इंडिया गठबंधन में, वोटर्स पर सहनी नेता का असर नहीं है। अब तो वो तो आपको बात को तो मानिएगा, मिला है, ये बात तो मानिएगा आप। विनोद बम्पर जी की बात में कर लूं, वो 1-2 बार कब नजर आए, उसके बाद कहां नजर आए हमें नहीं मालूम। थे में थे, काम किया। देखिए, वोट आपको, वो अगर आप दिल से बोलिएगा तो कितना प्रतिशत सहनी का वोट मिला आपको, ये बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो बेसिक वोट, खास करके आप एज ए जिला अध्यक्ष नहीं, हम दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण विधानसभा में हमारे माननीय प्रत्याशी महोदय 29 साल से लगातार यहाँ के विधायक हैं और उनके साथ हर जाति के लोग जुड़े हुए। उसमें बेसिक जो सहनी वोट हमारा था, वो वोट हमें आज भी मिला है। वो वोट हमसे कटा नहीं है, वो सहनी बिरादर के लोग भी मुझे वोट किए हैं। लेकिन आपने जो कहा कि नेताओं के गठबंधन से वोट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके जहां मेरे नेता चले गए वहां हम चले जाए, जैसा कि और नेताओं में दिखने को मिलता है। इस तरह का बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा मामला नहीं रहा, उसका असर नहीं दिखा। आप ये बताइए कि आप बोलिए, ये बताइए ना, माले जो पार्टी है, सीपीआई, एमएल, इन लोगों का वोट मिला भरपूर कि नहीं मिला? जी बिल्कुल भरपूर मिला। अच्छा, एक बताइए कि दरभंगा ग्रामीण माले के लोग सीपीआई सीपीएमएल के जो लोग हैं हमसे आगे थे, खुददार होते हैं। वो लोग तो खुददार होते हैं, वो जिस पार्टी में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, हम लोगों से ज्यादा खुददारी से काम करने वाले लोग होते हैं और पूरी खुददारी से उन्होंने मदद किया, मेहनत किया, काम भी किया है उन्होंने। अच्छा बताइए हमको मालिक साहब, दरभंगा ग्रामीण से आपके विधायक ललित यादव लगभग 29 साल से विधायक हैं। दरभंगा ग्रामीण कैसे लूज करेंगे आप लोग? उसमें हमारे प्रत्याशी महोदय दरभंगा ग्रामीण में पूरे चुनाव में एक दिन भी वक्त उन्होंने नहीं दिया। जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनका मिलना जुलना विधायक है, एमपी है, एमएलए, मिनिस्टर, उनसे बराबर होता रहता है। लेकिन आम आवाम जो है, उस आम आवाम की मुलाकात ज्यादातर नेताओं से चुनाव के समय होती है। बिल्कुल। बकिया ललित यादव का जहां तक सवाल है, तो क्षेत्र के अंदर बराबर उनका रहना सहना है। हर गरीब गुरबा या अकलियत पिछड़ा किसी के घर शादी हो या मैयत हो, शादी में हो सकता है नहीं गया, लेकिन मैयत में जरूर आ जाते हैं और लोगों के साथ सहानुभूति रहता है, जाते रहते हैं। लेकिन जिनके यहाँ जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ कोई घटना हुआ वहां गए, लेकिन आम आवाम का जो मामला होता है, पंचायत के एक वोटर का जो मामला होता है, वो अलग होता है। उसके दिल में एक शौक होता है कि कोई प्रत्याशी मुझे वोट मांगने आया,
हम घूम जाए, कोई घूम जाए, आप ही के पास मैं चला जाऊं वोट मांगने, तो आप कहेंगे कि जिनके लिए आप मांगने आए हैं वो कभी आए कहां, तो मेरे वोट की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और जी, तो इसलिए ये आम आवाम में, वर्कर्स में नहीं, नेताओं में नहीं, ये आम आवाम में इंटरनल इस बात की नाराजगी थी कि हमारे यहाँ आए नहीं, एक बार अपना दर्शन भी नहीं किए, हमसे नहीं मिले, जिसकी वजह से वो वोट में एग्रेसिव नहीं रहे। वोट तो उन्होंने दिया, लेकिन वोट में एग्रेसिव नहीं रहे। हमारे जो मुखालिफ है, विरोधी थे, वो एक्टिव रहे, एग्रेसिव रहे, और हमारे आम आवाम जो है, हमारे वर्कर्स एग्रेसिव थे, लेकिन आम आवाम एग्रेसिव नहीं हुई कि एक बार उनका दर्शन भी नहीं मिला। ये बताइए हमको, और ये आपका विश्लेषण ठीक है, ये बताइए गोपाल जी ठाकुर अब सांसद हो चुके हैं और आप चाहेंगे कि गोपाल जी ठाकुर भी मंत्री बने दरभंगा से, विस्तार होगा इसका? गोपाल, आप एक बात बताइए कि कोई आदमी अगर हमसे अभी पूछेगा कि आपका सांसद कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा? गोपाल जी ठाकुर है सांसद, गोपाल जी ठाकुर हैं। और अगर दरभंगा के अंदर गोपाल जी ठाकुर वो अगर मिनिस्टर बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होगा तो दरभंगा वासी को होगा, उसके बाद मिथिलांचल के लोगों को होगा, उसके बाद बिहार के लोगों को होगा, तब देश के लोगों को होगा। तो हमें खुशी होगी, हमारे सांसद अगर मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे क्षेत्र का डेवलप होगा, जो काम वो 5 साल में नहीं किए। हम तो ये कहेंगे कि 5 साल तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो भगवान करे कि उनको मिनिस्टर बना दिया जाए, ताकि पिछले 5 साल का और इस पिछले 5 साल का जो कर्ज है और इस 5 साल में जो कुछ करना है, वो दोनों को मिला करके अपने क्षेत्र का विकास कर लेंगे। क्योंकि चलिए, उनको तो अब तो करना ही होगा, उनके क्षेत्र के अंदर उन्होंने विरोध देखा है कि मैंने कुछ किया नहीं, गरीब गुरबा के बीच गया नहीं, जिसका विरोध है। शॉर्ट में बताइए हमको, हम लोग अंतिम चरण पर हैं, 5 किलो राशन पर वोट पड़ा कि नहीं पड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्टर गरीबों के अंदर, खास करके गरीबों के अंदर रहा, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के अंदर रहा। बिहार में हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व या राम मंदिर फैक्टर था वोट का कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व राम मंदिर फैक्टर नहीं बना वोट, इसके नाम पे वोट नहीं बना। नहीं, क्या मोदी जी एक फैक्टर थे वोट का? जी नहीं, 5 किलो अनाज। मोदी जी भी फैक्टर नहीं है, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ा। मोदी जी फैक्टर नहीं, 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज करके ओबीसी एससी के जो वोटर्स हैं, उन्होंने जो वोट अपना पोल किया, उस वोट में 80 से 90% वोट मेरा मानना है कि 5 किलो अनाज पे गया। चलिए, अब मलिक साहब बहुत ही बेबाकी से आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और आपने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर चरण स्पर्श करते हुए प्रधानमंत्री का प्रयास करते हुए दिखे, इसके पीछे कारण क्या था और क्या मिला बिहार को? चलिए, पूरा फिलहाल वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। हमारे जो भी दर्शक है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक करें। अब्दुल मालिक साहब की क्या प्रतिक्रिया है, कैसी लगी आपको, कमेंट में बताएं। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं रमेश खान दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।